सागर वाले जंगल में कोमल चिड़िया अपनी सास और ननद के साथ रहती थी। चिड़िया का पति उसे छोड़कर दूसरे जंगल चला गया था। उसे गए हुए 5 साल से भी ऊपर हो चुके थे। इसलिए अब उसकी सास और ननद चिड़िया पर बहुत अत्याचार करने लगी थी। उन दोनों को कोमल चिड़िया जरा भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो एक गरीब परिवार में से थी। अरे ओ कलमोही, अभी तक पड़ी है, तुझ में कोई शर्म नाम की चीज है कि नहीं? क्या हुआ माँ जी? ऐ ऊपर वाले, कितना बोल रही थी मैं इसे, लेकिन इस गवार ने एक बात भी नहीं सुनी। अरे तू बहरी है क्या? माँ जी माफ कीजिएगा, आज थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं सो रही थी और आपकी बात नहीं सुन पाई। चल चल, तुझे कुछ भी नहीं हुआ, चल जा, अब हमें खाने के लिए भोजन दे। कोमल चिड़िया बीमारी की हालत में उठती है और जाकर रसोई में भोजन बनाती है। तभी उसकी ननद चिड़िया से कहती है, भाभी मेरा भोजन बन गया क्या? अभी बना रही हूँ स्वीटी, बस 2 मिनट। क्या? रहने दो तुम, बस मैं बाहर से खा लूंगी, जाकर तुम आराम करो। इतने में चिड़िया की सास वहाँ आती है। स्वीटी, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रखा है? माँ ये तो तुम अपनी बहू से पूछो, मैं जा रही हूँ बाहर। ऐसा कहते हुए चिड़िया की ननद वहाँ से चली जाती है। क्या कहा तूने मेरी बेटी को? इतने गुस्से में क्यों गई है? माँ जी वो मैं समय पर भोजन नहीं बना सकी। हाँ हाँ, तेरा ये रोज का काम है, कामचोर है तू। फिर कोमल चिड़िया घर के सारे काम करती है। काम करने के बाद वो अपने कमरे में जाती है। पति जी कहाँ चले गए हैं आप? आ जाइए ना अब। मुझसे सासू माँ का ये व्यवहार सहन नहीं होता। न जाने मेरी कौन सी गलती है जिसकी मुझे ये सब सजा मिल रही है। शाम होते ही स्वीटी घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे एक बात बताइए, क्या आप इस भाभी से तंग नहीं है? हाँ बेटी, बताओ क्या करूं, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। अब कर भी तो क्या सकते हैं, एक मेरा बेटा इसे छोड़कर यहाँ चला गया है। माँ मेरे पास एक योजना है। बताओ क्या योजना है? माँ मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम इसे मार दें। नहीं नहीं बेटी, हम इसे मार नहीं सकते। घर में मुफ्त की नौकरानी है, रूखा सूखा तो खा ही लेती है। ये सुनकर स्वीटी को शांति नहीं मिलती। वो मन में सोचती है, माँ तो डरती है, लेकिन मैं इसे अपने घर में नहीं रहने दूंगी। वैसे भी इसका कोई नहीं है इस जंगल में जो इसका पूछेगा। अब स्वीटी चिड़िया को मारना चाहती थी। एक दिन वो रसोई के दरवाजे पर तेल डाल देती है। अब तो ये मरेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कोमल चिड़िया जब रसोई में भोजन बनाने जा रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे जोर से गिरती है। चिड़िया का शोर सुनकर उसकी सास और ननद वहाँ आती है। चिड़िया की ऐसी हालत देखकर उसकी सास अपनी बेटी से कहती है, चिड़िया, क्या हुआ कोमल को? ये ऐसे गिर कैसे गई? मुझे नहीं पता माँ। झूठ मत बोल, मुझे पता है, तूने ही गिराया होगा। अच्छा माँ, जब पता है तो क्यों बोल रही हो आप? अरे तू पागल हो गई है क्या? चल उठा, शुक्र कर बेहोश हुई है, कहीं मर नहीं गई। फिर उसकी सास और ननद चिड़िया को उठाकर उसके कमरे में लेकर जाती है। अब चिड़िया पर बहुत अत्याचार होने की वजह से वो खुद घर छोड़कर चली जाती है। चिड़िया रोते रोते एक घने जंगल में चली जाती है। तभी वो एक गुफा के पास जाती है जहाँ उसे कोई आवाज सुनाई देती है। कोमल चिड़िया जब उस गुफा में जाकर देखती है तो उसे वहाँ एक चिड़िया के बच्चे के रोने की आवाज आती है। जब वो एक पत्थर हटाकर देखती है तो हैरान होती है, क्योंकि उस पत्थर के पीछे एक बच्चा था। ये क्या, इतने छोटे बच्चे को यहाँ पर भला क्यों छोड़कर कोई चला गया? तभी चिड़िया को एक और बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो आगे होकर एक और पत्थर हटाती है तो उसके पीछे भी चिड़िया का एक छोटा बच्चा था। चिड़िया उन दोनों बच्चों को अपने पास बिठा लेती है। ए ऊपर वाले, मेरे पास कोई नहीं था, बस एक मेरे पति ही थे जिन्होंने भी मुझे छोड़ दिया। मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, लेकिन तुमने मुझे ये बच्चे देकर मुझे माँ बना दिया। मुझे तो मेरा पूरा परिवार मिल गया है, मगर ये बच्चे किसके हैं?
चिड़िया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक रोशनी होती है और गुफा में से आवाज आती है, कोमल चिड़िया, अब इन बच्चों का ध्यान तुम्हें ही रखना है। हाँ, मैं इन बच्चों का ध्यान रखूंगी, लेकिन ये बच्चे हैं किसके? तुम्हें समय के साथ सब पता चल जाएगा। बस तुम इन बच्चों का ध्यान रखना और गरीब पक्षियों की मदद करना। हाँ, मैं सबकी मदद करूंगी। मेरी दुनिया तो पूरी हो गई, मुझे ये बच्चे मिल गए। फिर कोमल चिड़िया उन दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो अपना एक तिनकों का घर बनाती है और वहाँ उन बच्चों के साथ रहने लगती है। एक दिन चिड़िया के दोनों बच्चे रो रहे थे। तभी चिड़िया देखती है, एक बच्चे की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन रहे थे, तो दूसरे बच्चे की आंखों से गिरने वाले आंसू हीरे बन रहे थे। तभी वहाँ पर वो रोशनी फिर से आती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया, तुम ये सब देखकर हैरान मत होना, क्योंकि तुम्हें कोई मामूली बच्चे नहीं मिले, ये जादुई बच्चे हैं। और इनका ये सच तुम छुपा कर रखना, क्योंकि इनका सच पता चलने के बाद इनकी शक्तियाँ चली जाएंगी और ये बच्चे भी हमेशा के लिए तुमसे जुदा हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं इन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, ये मेरे बच्चे हैं। उस दिन के बाद चिड़िया बहुत अमीर हो जाती है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ऊपर वाले, आखिर तो किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? मेरा और मेरे बेटे का क्या कसूर है? बबली कबूतरी अपने बेटे बबलू को लिए तेज बारिश में उड़ रही थी। उसके पति कबूतर ने उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर ली थी और बबली कबूतरी को उसके बेटे के साथ तेज बारिश में घर से बाहर निकाल दिया था। बेचारी कबूतरी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे एक पेड़ पर घर दिखाई देता है। लगता है इस घर में कोई भी नहीं रहता, आज रात यहीं रह लेती हूँ। कबूतरी उस घर में जाती है और अपने बेटे को घोंसले में बिठाती है। बबलू बेटा, तुम यहीं रहना, मैं अभी तुम्हारे लिए कोई मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। बारिश रुक जाती है। कबूतरी अपने घर से निकलती है। उसे एक पेड़ पर फल दिखाई देता है। जैसे ही वो फल तोड़ने लगती है, तभी एक चील पीछे से कबूतरी पर हमला करती है। छोड़ दो चील, मुझे छोड़ दो, मेरा बेटा अकेला है, वो मर जाएगा। लेकिन चील कबूतरी पर दया नहीं करती और वो उसे मारकर खा जाती है। कोमल चिड़िया भोजन ढूंढकर अपने घर आती है। तभी उसे अपने घर में से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, मेरे घर में बच्चे के रोने की आवाज? ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया घर के अंदर जाती है। वो देखती है घोंसले में एक कबूतर का बच्चा बैठा हुआ है। बबलू बहुत छोटा था, वो अभी बोल नहीं सकता था, वो रो रहा था। चिड़िया उसे चुप कराने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कबूतर की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन रहे थे। ये देखकर चिड़िया हैरान होती है। ऐ ऊपर वाले, ये कैसे हो सकता है? इस बच्चे की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन रहे हैं। लगता है ये कोई अनाथ और जादुई बच्चा है। ऐ ऊपर वाले, तूने आज मेरी सुन ली। आज इस बच्चे को मेरी झोली में डालकर मेरे सभी दुखों को दूर कर दिया। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया ऊपर वाले का धन्यवाद करती है। अगले दिन कोमल चिड़िया उन सोने के मोती को बेचकर अपने लिए एक नया घर खरीदती है। चिड़िया अब उस बच्चे की वजह से बहुत अमीर हो जाती है। एक दिन चिंकी तोती चिड़िया के दरवाजे पर आती है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या हुआ तोती बहन, इतनी सुबह सुबह? चिड़िया बहन, क्या बताऊं, बुलबुल बहुत बीमार है। अगर वैद्य से उसका इलाज ना करवाया तो उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। तोती के इतना कहते ही अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। तभी चिड़िया घर के अंदर जाती है और बबलू को चुप करवाने लगती है। पीछे तोती भी घर के अंदर चली जाती है। तभी वो छोटे कबूतर की आंखों से निकलने वाले सोने के मोती देख लेती है। अरे चिड़िया बहन, इस बच्चे की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन रहे हैं। क्या ये कोई जादुई बच्चा है? हाँ चिंकी बहन, ये बच्चा जादुई है। जब भी कोई परेशानी में होता है तो ये रोने लगता है और इसके गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन जाते हैं।
तुम ये सोने के मोती अपने पास रखो, अगर तुम्हें और जरूरत पड़ जाए तो आकर ले जाना। फिर तोती वो मोती लेकर चली जाती है, जिसके बाद जंगल के सभी पक्षियों को उस नन्हे कबूतर का पता चल जाता है। बादल जी, अगर उस छोटे कबूतर को हम अपने पास रखें तो वो बच्चा हमें माला माल कर देगा। हाँ बिजली, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये सोचकर वो काफी चिड़िया के घर जाते हैं। देखो चिड़िया बहन, इस छोटे कबूतर के माता पिता मेरे घर में इंतजार कर रहे हैं। तुम मुझे ये बच्चा दे दो ताकि मैं इसे इसके माता पिता को दे सकूं। इस बच्चे की माँ मैं हूँ, ये मेरा बच्चा है, मेरे अलावा कोई भी इसका नहीं है। बादल जी, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे सबक सिखाना ही होगा। बिजली कभी एक लाठी उठाती है और चिड़िया को मारने लगती है। देखो कभी, मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसे मत लेकर जाओ, ये बच्चा बस मेरा है। चिड़िया को ऐसे रोता देखकर कबूतर का नन्हा बच्चा भी रोने लगता है। तभी उसकी आंख से सोने के मोती गिरने लगते हैं, जिसे देखकर वो कभी चिड़िया को मारना बंद कर देती है और सोने के मोती उठाने लगती है। बिजली, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ सोने के मोती मुझे भी दो। ऐसे वो पति पत्नी मोती इकट्ठे कर रहे होते हैं, तभी मौके का फायदा उठाकर चिड़िया लाठी उठा लेती है। रुको अब तुम दोनों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को लेकर जाने की? ऐसा कहते हुए चिड़िया लाठी से उन कपों को खूब मारती है और उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा देती है। बबलू बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम तक कोई भी दुख नहीं पहुँचने दूंगी। कोमल चिड़िया उस छोटे बच्चे को प्यार कर ही रही होती है, इतने में वहाँ बबली कबूतरी की आत्मा आ जाती है। चिड़िया बहन, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे बेटे के दर्द को समझा और उसे अपने बेटे की तरह पाला। फिर बबली कबूतरी सारी बात चिड़िया को बताती है। कबूतरी बहन, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, ये बच्चा अब केवल आपका नहीं मेरा भी है। आपने इसे जन्म दिया है तो मैंने इसे पाला है, मुझे इसकी शक्तियों से कोई लालच नहीं है। क्या तुम मेरे बच्चे को एक साधारण बच्चा बना सकती हो? चिड़िया की बात सुनकर बबली कबूतरी अपने बेटे को एक साधारण बच्चा बना देती है। कोमल चिड़िया अब अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। अरे मानो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपनी जेठानी के लिए कुछ पका कर आओ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया रसोई में चली जाती है। तभी सावित्री अपनी बड़ी बहू से कहती है, अरे पारो बेटी, तुम्हें इस समय अपना ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें तो पता है कि तुम गर्भवती हो और ऐसा दौर बहुत नाजुक होता है। हाँ हाँ माँ जी, मैं सब जानती हूँ, आप चिंता नहीं करें, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। सावित्री ने अपने दोनों बेटों की शादी 1 साल पहले की थी। पूरे 1 साल बाद उसकी बड़ी बहू जो सुंदर थी वो गर्भवती होती है, जबकि छोटी बहू सुंदर नहीं थी, वो काले रंग की थी और वो अभी तक माँ नहीं बनी थी। थोड़ी देर तक मानो चिड़िया रसोई से भोजन बनाकर अपनी बड़ी जेठानी के लिए ले आती है। ये लीजिए जेठानी जी, मैं आपके लिए सूप बना कर लाई हूँ। पारो सूप तो ले लेती है, लेकिन सूप लेने के बाद वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरी माँ का फोन आया था कि बच्चे के समय मेरे सामने सुंदर सुंदर बच्चों की तस्वीरें हों, जो बच्चे दिखने में गोरे और सुंदर हों, तभी तो मेरा बच्चा भी मेरे जैसा सुंदर पैदा होगा। हाँ हाँ पारो बहू, ये तो तुम्हारी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा। तुम चिंता नहीं करो, मैं कल ही तुम्हारे कमरे में चारों तरफ सुंदर सुंदर पक्षियों की फोटो लगवा दूंगी। हाँ हाँ सासू माँ जी, ये तो ठीक है, लेकिन आप इस मानो चिड़िया को भी मुझसे दूर रखें, कहीं इस चिड़िया का काला साया मेरे बच्चे पर न पड़ जाए। ये सुनकर मानो चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। सुन लिया मानो, कल से तुम पारो के नजदीक मत जाना। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी उदास होकर घर के बाहर आ जाती है। तभी उसकी सास उसे कहती है, माफ करना बहू, मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हें तो पता है ये हमारे घर का पहला बच्चा है।
मैं तो बस ये चाहती हूँ कि बड़ी बहू को तकलीफ ना हो। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मेरा ही रंग काला है, इसमें मेरी ही गलती है। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया अपने कामों में लग जाती है। ऐसे देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन मानो चिड़िया रसोई में खाना बना रही थी कि अचानक चिड़िया को चक्कर आते हैं और वो रसोई में ही बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ चंदू चिड़ा आ जाता है। अरे ये क्या, मानो उठो, क्या हुआ तुम्हें? अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखकर चंदू चिड़ा बहुत घबरा जाता है। वो अपनी पत्नी को उठाता है और तुरंत बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ बुलबुल डॉक्टर मानो चिड़िया का इलाज करती है। मुबारक हो भाई साहब, आपकी पत्नी गर्भवती है, वो जल्द ही अंडा देने वाली है। ये सुनते ही चंदू चिड़ा बहुत खुश होता है। ये सुनकर वो अपनी पत्नी के पास जाता है। मानो बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम माँ बनने वाली हो और मैं पिता। फिर चंदू चिड़ा मानो चिड़िया को लेकर वापस घर आता है और वो सभी को बताता है, लेकिन वो सभी इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। भाई साहब, आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? गर्भवती ही हुई है, कोई तीर नहीं मारा। कुछ दिनों बाद मानो चिड़िया का पेट पारो से बड़ा दिखने लगता है। ये देखकर पारो चिड़िया को अजीब सा लगता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, जरा उस काली चिड़िया का पेट तो देखो। मुझे तो लगता है उसने अपने पेट में पत्थर या ईंटें भर ली हैं। जरा दिखा लो बुलबुल डॉक्टर को कि वो सच में गर्भवती है भी कि नहीं। पारो की ये सब बातें चंदू चिड़ा सुन लेता है और वो मानो चिड़िया के पास जाता है। चलो मानो, आज मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाऊंगा। काफी दिन बीत गए, अभी तक तुमने चेकअप नहीं करवाया। चंदू चिड़ा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसे मानो चिड़िया के रंग रूप से कोई मतलब नहीं था। उसे तो मानो चिड़िया का व्यवहार बहुत भाता था। वो मानो चिड़िया को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ बुलबुल चिड़िया का चेकअप करती है। चंदू चिड़े, अब तुम्हें अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी 2-2 अंडों को जन्म देने वाली है। ये सुनते ही चंदू चिड़ा बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी को लेकर घर आ जाता है। माँ, आपको पता है बुलबुल डॉक्टर ने क्या बताया है? मानो चिड़िया के 2-2 अंडे आने वाले हैं। डॉक्टर ने कहा है मानो का अच्छे से ध्यान रखना है। अरे तो फिर क्या हुआ, बच्चा ही तो है, तेरी भाभी को भी होने वाला है। क्या कभी तूने उसका ध्यान रखा है? चल अपनी पत्नी को बोल कि जल्दी से रसोई में खाना बनाकर अपनी जेठानी को दे, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है। फिर मानो चिड़िया रसोई में जाती है, जहाँ चंदू चिड़ा भी मानो चिड़िया की मदद करता है। जब पारो को मानो चिड़िया के जुड़वा बच्चों का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे इसके जुड़वा अंडे आने वाले हैं, अगर इसके जुड़वा अंडे आ गए तो यही राज करेगी ससुराल पर। अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पारो ऐसा सोच ही रही थी कि उसे पास पड़े केले दिखाई देते हैं। वो सारे केले खाती है और छिलके वहीं गिरा देती है। मानो, जरा मेरे कमरे में तो आना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब बेचारी मेरे कमरे में मेरी मदद करने के लिए आएगी और पाँव फिसलेगा और वो गिर जाएगी। ऐसे इसके दोनों बच्चों से छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसा सोच ही रही थी, तभी मानो चिड़िया पारो के पास आती है। केले के छिलकों पर पाँव रखने से मानो चिड़िया का पाँव फिसल जाता है और वो सीधी पारो चिड़िया के ऊपर जाकर गिरती है, जिससे दोनों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उन दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ बुलबुल डॉक्टर उन दोनों का ऑपरेशन करती है। माँ जी, बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है, आपकी बड़ी बहू का बच्चा नहीं बचा, लेकिन वही खुशखबरी भी है, आपकी छोटी बहू ने 2-2 अंडों को जन्म दिया है और उसके अंडे बिल्कुल सुरक्षित हैं। जब वो दोनों घर जाते हैं तो पारो चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। ये मैंने क्या कर दिया? अपने घमंड के चलते मैंने अपनी देवरानी का बुरा सोचा, लेकिन उल्टा मेरा ही बुरा हो गया। पारो की ये बातें उसकी सास भी सुन लेती है। अरे क्या कह रही हो बहू, कौन सी गलती? फिर पारो चिड़िया अपनी सारी गलती सास को बताती है।
ये सुनकर सावित्री को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी गलती थी। वो भी मानो चिड़िया को उसके रंग की वजह से उसे बहुत बुरा भला कहती थी। तभी मानो चिड़िया वहाँ आती है और वो एक अपना अंडा पारो चिड़िया को देते हुए कहती है, जेठानी जी, मैं 2 बच्चे पालकर क्या करूँगी? चाहती हूँ कि मेरा एक बच्चा आप पालें, क्योंकि आप भी बहुत अच्छी माँ बन सकती हो। पारो चिड़िया वो अंडा ले लेती है। अंडे को अपने पास देखकर वो रोने लगती है। मुझे माफ कर दो मानो, मैंने तुम्हारे लिए कुआं खोदा था, लेकिन मैं खुद उसमें गिर गई। जो हुआ वो भूल जाइए, मैं तो आपको पहले ही माफ कर चुकी हूँ। आज से एक बच्चा आपका और एक मेरा। कुछ ही दिनों बाद उनके अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं और वो चिड़ियाओं का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में बंटी चिड़ा कफे सेठ के यहाँ बारिश में भीगते हुए अनाज की बोरियां उठा रहा था। अरे ओ बंटी, जल्दी कर, तुझसे एक बोरी नहीं उठाई जा रही। अपने साथ के दूसरे पक्षियों को तो देख, कितनी बड़ी बड़ी बोरियां उठाकर गोदाम में रख रहे हैं और तू कछुए की तरह आराम से चल रहा है। ऐसे काम करेगा तो तुझे पगार नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर बंटी चिड़ा रोने लगता है और कफे सेठ से कहता है, नहीं नहीं सेठ जी, मेरी पगार मत काटना, मैं अब जल्दी जल्दी काम करूँगा। थोड़ी देर तक सभी पक्षी अपना अपना काम खत्म कर लेते हैं और फिर सभी पक्षी कफे सेठ से पगार लेने आ जाते हैं। शेले बंटी, तेरे आज की पगार। मगर मालिक, ये तो बहुत कम है। अरे ओ बंटी, तू मुझसे अब हिसाब करेगा, काम तो तू ठीक से करता नहीं है। तुझे इतने पैसे ही मिलेंगे, अगर काम करना है तो कर, वरना कल से मत आना। नहीं नहीं सेठ जी, ठीक है, जितनी पगार मिल गई यही बहुत है। आ गया ना लाइन पर, चला भाग जा यहाँ से। इतना मस्त मौसम हो रहा है, आज तो घर जाकर बिजली से पकोड़े बनवाऊंगा। ऐसा कहते हुए बादल काबा अपनी हवाई मोटर में बैठकर घर चला जाता है। बाकी भी मजदूर पक्षी छाता लिए अपने घर की ओर जाने लगते हैं। बंटी चिड़ा ठंड में कांपते हुए तोते के पास जाता है। तोते यार, मुझे भी आज अपने साथ ले जाओ, मेरे पास छाता नहीं है, मेरा घर थोड़ी दूर ही है। बहुत ठंड लग रही है, पर साथ में भीग गया हूँ। नहीं नहीं बंटी यार, मुझे माफ करना, तुम्हारा घर मेरे घर से बहुत दूर है और तो और तुम्हारा घर नदी के पास है। मैं तो पता है, वहाँ बारिशों के दिनों में पानी बहुत ऊपर आ जाता है, वहाँ तो कभी भी बाढ़ आ सकती है। तुम अकेले चले जाओ, मैं नहीं जा सकता। न कहते हुए तोता अपना छाता लिए वहाँ से चला जाता है और बंटी चिड़ा भी बारिश में भीगते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है। कोमल बहू, देख, यहाँ बहुत पानी टपक रहा है, एक बाल्टी लाकर यहाँ रख दे। माँ जी, अब तो घर में एक बाल्टी भी नहीं बची। ना जाने, आज तो बारिश सुबह से बरस रही है, एक पल के लिए भी आराम नहीं मिल रहा। हाँ, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। घर आकर बंटी चिड़ा अपने घर को देखकर चिंता में पड़ जाता है। माँ, आज तो घर में पानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कोमल, एक बाल्टी मुझे दो, मैं भी पानी निकालता हूँ। अति जी, आप तो सारा दिन के थके हारे आए हैं, हम कर लेंगे। थोड़ा सा पानी कम हो जाए तो मैं सबके लिए भोजन भी बना दूंगी। माँ, पिता की तबीयत कैसी है? बेटे, तुझे तो पता है, तेरे पिता अब चल फिर नहीं सकते, बस घोंसले में ही लेटे रहते हैं। दवा मैंने दे दी है, बस आराम कर रहे हैं। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने पक्के मजबूत घर बना लिए थे, जबकि बंटी चिड़ा अपने परिवार को लिए नदी के किनारे एक पेड़ पर घर बनाकर रह रहा था। गर्मी और सर्दी के मौसम में तो पानी का बहाव कम रहता था, लेकिन बारिश के मौसम में पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता था। सारा दिन बारिश होने के बाद रात को बारिश रुक जाती है। बहू, जाकर रसोई में देख कि अनाज पड़ा है कि नहीं, कहीं वो भी बारिश के पानी में भीग तो नहीं गया। नहीं माँ जी, मैंने राशन ऊंचे में रख दिया था, मैं अभी सबके लिए भोजन बना कर लाती हूँ। फिर कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और भोजन बनाती है। वो पूरा परिवार रूखा सूखा भोजन खाता है। बेटी, अब हमें अपना पक्का घर बनवा लेना चाहिए, जरा देखो तो कभी भी टूट सकता है। हाँ माँ, मैं क्या करूँ, बारिशें बहुत तेज हो रही हैं, ऐसी बारिशों में काम करना बहुत मुश्किल है। एक तो मैं बहुत गरीब पक्षी हूँ,
जो अपने परिवार का सहारा भी नहीं बन सकता। कोई बात नहीं पति जी, बस 2-3 महीनों की तो बात है। ये बरसात के दिन भी कट जाएंगे और फिर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और अपने लिए एक बड़ा और मजबूत घर बनाएंगे। एक दिन कोमल चिड़िया मटका लेकर नदी से पानी भरने आती है। वो नदी का पानी देखकर डर जाती है। अरे ये क्या, पानी तो बहुत ऊपर तक आ गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? ये देखकर चिड़िया बहुत परेशान होती है और रात में वो अपने परिवार से बात करती है। बंटी जी, आप जाकर अपने मालिक से पैसे उधार ले लें, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। नदी का पानी बहुत ऊपर तक आ गया है, अगर बरसात शुरू हो गई तो हमारे लिए बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है कोमल, मैं कल मालिक से जाकर पैसे मांगता हूँ। अगली सुबह बंटी चिड़ा कपे सेठ के पास जाता है। मालिक, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे अपने लिए किसी और जगह नया घर बनवाना है। आपको तो पता है बरसात का मौसम है और मेरा घर नदी के पास है। अगर मैंने नया घर नहीं बनवाया तो मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बंटी, मैं क्या करूं? मेरे पास पैसों के पेड़ लगे हैं, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तू जा यहाँ से। तभी जंगल में बारिश फिर से शुरू हो जाती है। माँ जी, इतना पानी भी निकाल लिया, लेकिन ये पानी तो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तभी बंटी चिड़ा आता है। माँ, आप पिताजी को संभालें। कोमल, तुम मीना को साथ लो और सामान बांधो, जल्दी घर से बाहर निकलो। बेटे, क्या हुआ? तू इतना हाँफ क्यों रहा है? सब ठीक तो है ना? माँ, कुछ भी ठीक नहीं है, मैं अभी सुनकर आ रहा हूँ। कबूतर चाचा ने बताया है कि हमारे जंगल में बाढ़ आ रही है। बाढ़ का पानी यहाँ किसी समय भी आ सकता है। हमारा घर तो नदी के पास है, जल्दी करिए, हमारे पास समय नहीं है। वो सभी पक्षी अपना सामान इकट्ठा कर ही रहे थे कि तभी पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है। तभी छत का एक हिस्सा टूटकर बंटी चिड़े के पिता पर आकर गिरता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तड़पते तड़पते वो मर जाता है। अपने पति को खोने के बाद सावित्री अपना सुध बुध खो देती है। बंटी के बाबा, कहाँ चले गए तुम? मुझे भी अपने साथ ही ले जाते। तुम्हारे बिना जीकर मैं क्या करूँगी? माँ जी, ये वक्त ठहरे होने का नहीं है, चलिए जल्दी से घर से बाहर निकलिए। जैसे ही वो परिवार घर से बाहर निकलता है तो पूरा घर नदी में बह जाता है। मीना, मेरे पास ही बैठी रहना। बाढ़ का पानी बहुत ऊपर तक आ चुका था। वो सब एक पेड़ पर बैठे हुए थे। माँ, क्या अब हम मर जाएंगे? नहीं मीना बेटी, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी माँ आपको कुछ नहीं होने देगी। वो परिवार बहुत सहमा हुआ बैठा था। तभी महारानी चील अपने सिपाही उल्लुओं के साथ नाव पर आती है। पक्षियों, घबराओ नहीं, हम सब आपको बचाने आए हैं। नाव को देखकर उस परिवार की टूटी हुई आशा फिर से जुड़ जाती है। कुछ ही देर में चील के सिपाही उल्लू उन सभी पक्षियों को बचाकर नाव में बिठा देते हैं। ऐसे चील महारानी पूरे जंगल में फंसे हुए पक्षियों को बचाती है और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाती है। वहाँ ढेर सारे पक्षी थे जिन सब के घर बारिश में टूट चुके थे। देखो पक्षियों, तुम सब दाना खाओ और आराम करो। अब किसी बात की चिंता मत करना। जिन पक्षियों के घर भी टूट गए हैं, मैं उन सबको नए घर बनवा दूंगी और आप सब पक्षियों को काम दूंगी। ये बातें सुनकर सभी पक्षियों को तसल्ली होती है और कुछ ही दिनों के बाद चील महारानी उन सब पक्षियों के लिए नए घर बनवा देती है और उन सब पक्षियों को काम भी देती है। ओ भाग्यवान, जल्दी करो, मुझे पानी ला कर दो। कोमल चिड़िया रसोई से पानी लाकर अपने पति को देती है। पति जी, ये लीजिए पानी। क्या हुआ, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। मैं अपने खेतों में इतनी मेहनत करता हूं, उसके बाद भी फसल अच्छे से नहीं होती और जो भी होती है वो बहुत कम दाम में बिकती है। पता नहीं ये ऊपर वाला हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। कोमल, अब तो बैल के चारे के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं रोज जंगल से हरी हरी घास काट कर ले आया करूँगी। ये बेचारा बैल हमारे कितने काम आता है, हम इसके लिए इतना तो कर सकते हैं। उस दिन से कोमल चिड़िया
जंगल में जाती है और घास काट कर लाती है और वो अपने बैल को खिलाती है। एक दिन कोमल चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। आज तो बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं है, क्या करूं? अगर घास नहीं लाई तो बैल बेचारा भूखा रह जाएगा। उठती हूँ और थोड़ी हिम्मत करके घास काट कर ले आती हूँ। फिर कोमल चिड़िया घास लेने के लिए जंगल में चली जाती है। वो धीरे धीरे करके ढेर सारी घास काट लेती है। अब मैं घर जाती हूँ। कोमल चिड़िया घास लेकर घर जाने ही वाली थी कि तभी उसके सामने एक घायल बैल आ जाता है। अरे अरे बैल जी, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? ये क्या, इस बैल को तो बहुत चोट लगी है। लगता है किसी ने भगाने के लिए इसे जोर से मारा है। फिर कोमल चिड़िया पास की झाड़ियों से एक जड़ी बूटी का पौधा लेकर आती है। बैल जी, आप चिंता नहीं कीजिए, मैं इस बूटी का रस निकालकर आपके घाव पर लगा देती हूँ, उससे आपको आराम मिल जाएगा। जैसे ही चिड़िया घाव पर दवाई लगाने लगती है तो बैल चिड़िया की कटी हुई घास खाने लगता है। बैल जी, लगता है आज ये घास आपके लिए ही काटी जा रही थी। अब ये घास खा लो, अभी कुछ समय है, मैं और